केला लाइव. हेलो माइक चेक गाइस. एक सेकेंड है. चलो, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. कम ऑन एवरीवन. चलो कर दो. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे. हम लोग ने परसों जो है यूनिट 3 हम लोग ने कंप्लीट किया इंटरनेशनल ट्रेड का, और अब बस अपने 2 यूनिट बाकी है, एक यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5. काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे यूनिट्स अभी अपने बचे हैं, तो मस्त एकदम इसको हम लोग को डिस्कस करना है. आज कोशिश करते हैं कि हम लोग यूनिट 4 को एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट करें, सो दैट अगर टाइम मिला तो नो डाउट यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे, बट नहीं तो कल हम लोग यूनिट 5 कंप्लीट करके अपना मैराथन जो है उसे हम लोग कंप्लीट कर देंगे. क्या बोलते? सही है एकदम? यस सर. चलो, सो हम लोग बात करते हैं चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स. तो सबसे पहले अगर अपन बात करें एक्सचेंज रेट की, तो जैसे आप लोगों को कहीं पे भी घूमने फिरने जाना है तो आप लोगों को डॉलर लगते हैं, यूरो लगते हैं, पाउंड लगते हैं. तो आप समझिए आपको जो है, आपको वो फॉरेन करेंसी को खरीदना पड़ता है, बराबर. यू हैव टू बाय दैट फॉरेन करेंसी. सो इसके लिए आपको इंडियन रुपीस कितने देने पड़ेंगे टू गेट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. उस चीज को जो है हम लोग क्या कहते हैं गाइस? उस चीज को हम लोग कहते हैं एज व्हाट? एक्सचेंज रेट. उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सचेंज रेट. सो यस, तो जैसे वो क्या कहते हैं, ये हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट, सबको क्या करना है? दूसरे कंट्री से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लेने होते हैं. उसके लिए हमें क्या लगता है? उस कंट्री की फॉरेन करेंसी हम लोग को लगती है, और वो फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए हमारे पास जो रेट होता है एक्सचेंज का, उसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट? एक्सचेंज रेट. अगर अपन यहां पे आते हैं आरबीआई के वेबसाइट पे, अगर अपन आते हैं यहां पे, ठीक है, सो अगर आप देखोगे यहां पे एक्सचेंज रेट दिख रहा है आपको, एक्सचेंज रेट. सो यहां पे आपको 83 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, क्लोज टू 84 रुपीज आपको देने पड़ेंगे टू गेट 1 यूएस डॉलर. 11 आपको रुपीस देने पड़ेंगे टू गेट 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. आपको 93.59 आपको रुपीस देने पड़ेंगे टू गेट 1 यूरो. तो आप समझने की कोशिश कीजिए, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द एक्सचेंज रेट. क्लियर एकदम? यस सर. सो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं कि हमें एक्सचेंज रेट की अगर बात करें, सो क्या कहता है? अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन दैट इज डिनोटेड इन और रिक्वायर्स सेटलमेंट इन व्हाट? इट रिक्वायर्स सेटलमेंट इन अ फॉरेन करेंसी, including transactions arising when an enterprise either buys or sell goods whose price is denominated in the foreign currency. आप जैसे अगर कुछ चीजें आपको खरीदना है, जैसे आपको एप्पल का फोन खरीदना है, वो बोलेंगे एप्पल फोन 800 यूएस डॉलर्स. सो दैट इज व्हाई यू नीड व्हाट? फॉरेन करेंसी. आपको लोन लेने का है, बट दैट इज डिनोमिनेटेड इन व्हाट? फॉरेन करेंसी. 1000 यूरोस का, 10,000 डॉलर्स का आपको लोन लेना है दूसरे गवर्नमेंट से, दूसरे कंपनी से, विच इज नॉट इन इंडिया. इट इज डिनोमिनेटेड इन व्हाट? फॉरेन करेंसी. तो उसके लिए आपको एक्सचेंज रेट लगेगा. बिकम्स अ पार्टी टू एन अनपरफॉर्म्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, बट उसमें आपका अगेन व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज रेट यूज होता है. या आपको खरीद फिरोध करना है एसेट्स या लाइबिलिटीज का, एसेट को खरीदना है, लाइबिलिटीज को सेटल करना है, अगेन डिनोमिनेटेड इन व्हाट? फॉरेन करेंसी. तो टेक्निकली आप समझिए बात को, कोई भी ट्रांजैक्शन आपको बाय सेल का, इन्वेस्टमेंट का, लोन्स का, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है,
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सचेंज रेट इस्तेमाल करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट द लोकल करेंसी। समझ में आया ये फर्स्ट पॉइंट? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सचेंज रेट रेजिम्स की बात करते हैं। अब एक्सचेंज रेट जो है इट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन व्हाट, द डिमांड एंड सप्लाई। मतलब आज जो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि सर यूएस डॉलर, 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 84 इंडियन रुपीस। अब इतना ज्यादा क्यों हो गया सर? आपको क्या लगता है ये क्यों क्यों हुआ होगा ऐसा सर? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यूएस डॉलर की डिमांड क्या है, ज्यादा है, और यूएस डॉलर का सप्लाई क्या है, कम है। तो इसीलिए इंडिया में जब यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उसका कम है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, यूएस डॉलर की प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डॉलर इंडियंस के लिए क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ऐसा। बट यहां पे जब हम लोग रेजिम्स की बात करते हैं तो ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है, नो डाउट। बट आप समझने की कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो डू व्हाट, इन्फ्लुएंस दिस प्राइसेस। तो ऐसे 3 टाइप के रेजिम होते हैं। क्या आपको पता है 3 टाइप के रेजिम कौन से हैं दोस्तों? यस सर। तो वो 3 टाइप के रेजिम ऐसे है जिसमें फर्स्ट हम लोग क्या कहते हैं कि सर देयर इज नो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। मार्केट जो है वो डिसाइड कर लेगा, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट बोलेगा इतना अपने को चाहिए, इतना नहीं चाहिए, प्राइसेस जो होगी एज पर द मार्केट। देयर विल बी नो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, जीरो। अब उसके बाद सेकंड में आते हैं, करेंसी वैल्यू मार्केट के बेसिस पे ही होगा, बट गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट इन द करेंसी मार्केट टू इन्फ्लुएंस दोज वैल्यूज। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ये मिक्स्ड होगा, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे भी चलेगा, बट बीच बीच में गवर्नमेंट क्या है वो इंटरफेयर करते रहेगा। आई बात समझ में? एंड तीसरा जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ही क्या कर देगा, गवर्नमेंट विल फिक्स द वैल्यूज, दैट्स इट। बराबर, मतलब गवर्नमेंट ही डिसाइड कर देगा कि क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट में गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं। सेकंड में अपन क्या बोल रहे, मार्केट भी काम करेगा और बीच बीच में गवर्नमेंट दखलंदाजी देते रहेगा। और तीसरा, मार्केट को रखो साइड में, गवर्नमेंट ही क्या करेगा, पूरा प्राइजेस को क्या करेगा बॉस, इन्फ्लुएंस करेगा। क्या यह बात समझ में आई दोस्तों? यस सर। सो ऐसे 3 चीजें हो सकती है। इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पे अपन देखेंगे कि देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रेजिम्स। कितने मेजर टाइप के एक्सचेंज रेट रेजिम्स है? 2। वो 2 कौन से हैं? एक अपन बात करेंगे अबाउट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, also called as the flexible exchange rate, that is free floating and managed floating आता है, 2 बातें आती है इसके अंदर। एंड सेकेंड वी टॉक अबाउट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट डायरेक्टली डिसाइड कर देगा। अंडरस्टूड बच्चों? सो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल, तो इसके अंदर कौन सा होता है, एक फ्री फ्लोटिंग जो मार्केट पूरा जो अपने आप में काम करेगा वो, एंड मैनेज फ्लोटिंग मतलब क्या हो जाएगा, मार्केट भी काम करेगा बट गवर्नमेंट भी क्या करेगा, बीच बीच में इन्वॉल्वमेंट लेते रहेगा। क्लियर है ये बात आपको? सो बताइए व्हाट आर द 2 मेजर टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रेजिम्स? नंबर 1 फ्लोटिंग एंड नंबर 2 इज फिक्स्ड। नंबर 1 फ्लोटिंग, नंबर 2 इज फिक्स्ड। सो इधर एकदम सिंपल सी बात है। यहां पे पहले अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इज द फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम। किसकी बात करेंगे गाइस? फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम। व्हाट इज फ्री फ्लोटिंग? डिमांड सप्लाई के हिसाब से जैसे चल रहा है चलने दीजिए, गवर्नमेंट बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेगा। बराबर है कि नहीं? सो गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स डू नॉट पार्टिसिपेट। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक डू नॉट पार्टिसिपेट। बराबर के नहीं? मतलब तुमको जैसा करने का है वैसा करो। इट इज लाइक स्टॉक मार्केट। किसके जैसा है वो? स्टॉक मार्केट के जैसा है वो। जैसे अलग अलग कंपनीज के शेयर के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, गिरते जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो सेम वे में यहां पे करेंसी का प्राइस बढ़ेगा घटेगा, डजंट मैटर।
आई बात समझ में आपको? यस सर। तो ऐसा ये यहां पे गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स डू नॉट पार्टिसिपेट। इसका एडवांटेज जो है वो क्या है दोस्तों? इट इज व्हाट? सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेगुलेटिंग है ये डिमांड सप्लाई के ऊपर। खत्म हो गई बात फर्स्ट। तो क्या ये आपको फर्स्ट एडवांटेज समझ में आ गया आपको? चलो कुछ बोलते जाओ, यस नो व्हाट, बोलो बताइए। तो ये एडवांटेज हो गया सेल्फ रेगुलेटिंग का। अब सेकेंड पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं कि उसमें डिफिकल्टी क्या है, तो उसकी डिफिकल्टी क्या है दोस्तों? द डिफिकल्टी इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। फ्यूचर में उसका रेट क्या होगा ये हम लोग को नहीं पता। फ्यूचर में इसका रेट क्या होगा मित्रों, इसके बारे में हमें कोई भी कल्पना नहीं है, क्योंकि आज ये $10,000 है, आज का रेट 83 है। कल क्या होगा किसको पता? कल क्या होगा किसे पता? ये हमें आइडिया नहीं है। सो देर इज व्हाट द डिसएडवांटेज। ये एडवांटेज सेल्फ रेगुलेटिंग का है, डिसएडवांटेज के लिए क्या बोलेंगे बॉस? इट इज अनप्रिडिक्टेबल। इसीलिए क्या होता है, इट मेक्स द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रिस्कियर एंड इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विथ अदर कंट्रीज। क्योंकि आप समझिए ना बात को, अगर हम लोगों को आज अगर $10,000 का अगर हम लोग ने कुछ चीज लेके आए हैं और उसका हम लोग को रेट अगर मान लो 83 रुपीज है, तो हम लोग को कितना देना पड़ेगा? 8,40,000। 10,000 इंटू 83 कितना हो जाता है गाइस? 10,000 इंटू 83, सो 8,30,000 देना पड़ेगा अपने को। और अगर ये रेट 84 हो जाता है तो भाई उस समय पे अपने को पे करना पड़ेगा 8,40,000 रुपीज। तो बैठे बैठे अपना क्या हो जाएगा? अपना 10,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। समझ रहे बात को आप? बोलो हाय या ना। तो ऐसे केस में अपने लिए ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रिस्कियर हो जाते हैं एंड इससे अपना खर्चा भी जो है ऑफ डूइंग द बिजनेस ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में आया आपको? सो स्टेप बाय स्टेप अभी ये अंदर के कंटेंट अभी इतना भी रिवीजन मैराथन के टाइम पे इतना डिटेल में अभी नहीं, अपने को अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करने का है। क्लियर है एकदम? सो सेल्फ रेगुलेटिंग है, डिफिकल्टी इन डूइंग बिजनेस एंड दिस इंक्रीजेस व्हाट? द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बिकम व्हाट? रिस्कियर। ओके, सो दैट्स इट अबाउट व्हाट गाइस? फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब चाहे तो आप उसकी समरी खुद से बना सकते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक मतलब कौन यहां पे? अपने इंडिया के लिए आरबीआई, इट विल नॉट पार्टिसिपेट। नंबर 2, एडवांटेज इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड नंबर 3, इट इज डिसएडवांटेज इज अनप्रेडिक्टेबल, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ डूइंग व्हाट? बिजनेस। गुड। तो इधर अपना बच्चों फर्स्ट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट समाप्त हो जाता है। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली, मजा ही आ रहा है सर आज तो। अब उसके बाद मेरे बच्चों चलिए बात करते हैं इन रिस्पेक्ट टू मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। अब मैनेज्ड मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक they will often seek to increase or decrease. They will government or central bank they will seek, मतलब they will participate, वो चाहेंगे कि हम क्या करें? इसको जो है ना कंट्रोल करते रहे by buying or selling their own currency। ये लोग क्या करेंगे? they will be participating by buying or selling their own currencies। मतलब ये क्या करेंगे? करेंसीज मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे। आज अगर उन्हें अपना रूपी को स्ट्रांग करना है तो वो रूपी को क्या कर देंगे? रूपी को खरीद लेंगे वो लोग, मतलब अपने पास रखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके। तो मार्केट में जितना भी एक्सेस रूपीज मार्केट में उसको वो ले लेंगे, तो रूपी का सप्लाई हो जाएगा कम, तो क्या हो जाएगा? रूपी का वैल्यू बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? वो रूपी का वैल्यू क्या कर रहे हैं? बढ़ाने का है। तो क्या करेंगे? रुपीज मार्केट में देंगे नहीं, रुपीज अपने पास रखेंगे। समझ में आया?
ऑन दी अदर हैंड अगर उसको रुपी का भाव गिराने का है तो मार्केट में रुपीज ही रुपीज, रुपीज ही रुपीज। समझ में आया बात को? सो यहां पे जब गवर्नमेंट क्या करेगा, वेन दे विल बाय रुपीज, तो क्या हो जाएगा, रुपी विल बिकम व्हाट, स्ट्रॉन्ग। वेन गवर्नमेंट विल सेल रुपीज, रुपी विल बिकम व्हाट, वीक। आई क्या बात समझ में आपको? ऐसा मामला है। सो गवर्नमेंट विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस द वैल्यूज, बट गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेशन इज कॉल्ड एज मैनेज्ड, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई में भी चलेगा, बट बीच बीच में क्या होते जाएगा, गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करता रहेगा। सो द कंट्रीज विच हैव फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम विल मेक एन एफर्ट टू डू व्हाट, either to raise or lower the price of their own currency to prevent what, sudden large swings in the value of nation's currency। एकदम से रुपीस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, एकदम से रुपी स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा एक्सट्रीम लोग को होने को। इसीलिए बीच बीच में गवर्नमेंट क्या करते जाएगा, पार्टिसिपेट करते जाएगा। क्या यह पॉइंट आपको बच्चों समझ में आ गया दोस्तों? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सो ये जो है यहां पे बात खत्म हो गई, किसके बारे में, अबाउट मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट के बारे में। सो दोस्तों यहां पे हम लोग ने कंप्लीट किया कौन सी दो बातें, एक फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम और दूसरा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम। आशा करता हूं आप लोगों को ये दो पॉइंट्स बढ़िया तरीके से मस्त एकदम समझ में आ गए होंगे। इजी है एकदम? यस सर। अभी चलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम मतलब एकच भाव, ओनली वन प्राइस। इट विल नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, बट इट विल बी सेट बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट बोलेगा कि आज से 1 रुपी इज इक्वल टू $0.05, ओके, दैट्स द फिक्स्ड रेट। या $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, खत्म, खलास, डिसाइडेड है ये। समझा क्या बात को? सो इसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम, ओनली वन प्राइस। क्या ये समझ में आया आपको? इजी लग रहा है? वेरी गुड। सो नाउ इन एन ओपन इकोनॉमी द एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड रेट रेजिम आर एज फॉलोज। तो ये आपको अभी ध्यान में रखने का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम। ठीक है ना? यस सर। सो यहां पे वेरी सिंपल, इफ यू गो थ्रू इट, मतलब इसको ऐसा बाय गॉड ऐसा कुछ रॉकेट साइंस ऐसा कुछ डिफिकल्ट है ऐसा कुछ भी नहीं ना भाई, एकदम इजी है। तो वो क्या कह रहा है यहां पे, अवॉइड्स करेंसी फ्लक्चुएशन, बराबर के नहीं, एंड देयरफॉर एलिमिनेट्स व्हाट द एक्सचेंज रेट रिस्क्स। सो इट इज लेस रिस्की, इट इज व्हाट, लेस रिस्की, एंड प्रॉफिट्स आर नॉट अफेक्टेड। फ्लोटिंग का डिसएडवांटेज क्या बोला था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के वजह से, एंड देयरफॉर इट इंक्रीजेस व्हाट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इट इज व्हाट रिस्कियर। बट फिक्स्ड में देयर इज नो रिस्क, सो अवॉइड्स करेंसी फ्लक्चुएशन, प्रॉफिट्स आर नॉट अफेक्टेड। इट विल एनहांस व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड। सबको पता है कि क्या दाम पे अपने को खरीद फिरोध करने का है, इसके वजह से इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। reduces speculation, discipline on the country's monetary authority to generate lower levels of inflation, encourage greater trade and ये फैन बंद कर दे, आवाज कर रहा है वो। encourage greater trade and investment and enhances what, credibility if there is only what, one rate। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो वेरी सिंपल, सो प्रॉफिट्स आर नॉट अफेक्टेड, इंटरनेशनल ट्रेड बूस्ट होगा क्योंकि अपने को पता है कि क्या रेट पे अपने को ट्रेड करने का है। स्पेक्यूलेशन नहीं होगा कि आज क्या भाव होगा कल क्या होगा। तो लोग क्या करते हैं, अगर उनको लगता है कि कल का प्राइस बढ़ेगा तो वो लोग क्या करेंगे, आज खरीद के रखेंगे। बट अगर मान लो कल बढ़ा नहीं और कल और गिर गया तो और नुकसान हो गया, स्पेक्यूलेशन आ जाता है उसके अंदर। सो इट इंपोजेस डिसिप्लिन ऑन द कंट्रीज मॉनेटरी अथॉरिटी and therefore there is what controls the inflation, encourage greater trade and investment, yes, enhance credibility। अब 7th point क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना। However, in the fixed or managed floating rate regimes,
where market forces are allowed to determine exchange rate within a band, central bank is required to stand ready to intervene in foreign exchange market and maintain adequate amount of foreign exchange reserves for this purpose. हम सबको पता है ना, सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर आवर कंट्री, इज द कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो उन्हें पार्टिसिपेट करना है और उसी के साथ साथ क्या करना है, दे हैव टू मेंटेन द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, राइट. सो बेसिकली फ्री फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम्स are argued to be efficient and highly transparent because it is free from fluctuation of what demand and supply. A floating exchange rate has many advantages. So now we talk about is what, उसके advantages की बात करेंगे, many advantages की. तो यहां तक पहले जो अपने ये पॉइंट्स हो गए, क्या इसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है क्या गाइस? बोलो बच्चों. सो क्या क्या एडवांटेज है? वी विल हैव आवर ओन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी. फर्स्ट पॉइंट, फ्री फ्लोटिंग. डिसएडवांटेज हमने क्या देखा था? अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द ट्रांजैक्शन और डूइंग द बिजनेस, एंड इट इज रिस्कियर. एक एडवांटेज क्या बोला था? इट इज व्हाट, सेल्फ रेगुलेटिंग. उसी के सेल्फ रेगुलेटिंग में अपन क्या बोल रहे हैं कि अब ये किसके एडवांटेज बात कर रहे हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के. सो हम अपना इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी अपन कर सकते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो अपन ने मनी सप्लाई के लिए जो हमने बात करी थी ना, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई. अपन अपना मनी सप्लाई का पॉलिसी अपन रेगुलेट कर सकते हैं. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम अलाउज एक्सचेंज रेट टू बी यूज्ड एज अ पॉलिसी टूल. फॉर एग्जाम्पल, ये ध्यान में रखना, पॉलिसी टूल. For example, policymakers can adjust the nominal exchange rate to influence the competitiveness of the tradable goods sector. कुछ समझा गया आपको? अपने प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अपन अपने कंट्री का एक्सचेंज रेट क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. जैसे आप समझिए बात को, अगर आज, ध्यान से सुनना, अगर रूपी जो है ये स्ट्रांग है तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? अपने एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव होंगे. तो लोग क्या करेंगे? अपने इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं खरीदी करेंगे. पूछो क्यों? क्योंकि रूपी स्ट्रांग हो गया तो लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना. समझ में आया आपको? बट ऑन द अदर हैंड फिर गवर्नमेंट क्या बोलेगी? चलो एक काम करते हैं, ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं कि रूपी क्या हो जाए? वीक हो जाए. तो अब अपने यही एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? अब अपने यही एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे मालिक? चीप हो जाएंगे. समझ में आएगा आपको? यस सर. तो ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं? अपन कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं मार्केट में. अपन क्या हो सकते हैं? मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं. समझ में आया बात आपको? यस सर. एंड लास्ट पॉइंट जो हम लोग बोल रहे हैं कि देयर इज नो ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी टू इंटरवीन इन करेंसी मार्केट. तो सेंट्रल बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. क्योंकि डिमांड सप्लाई पे चलता है ना, तो बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करने की अपने पास जरूरत नहीं है. ये पूरा खेल डिमांड सप्लाई पे चलेगा. क्लियर है एकदम? बट द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज जो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है? वोलाटाइल है. वोलाटाइल मतलब क्या होता है? यहां पे देयर विल बी व्हाट, एक्सट्रीम मूवमेंट्स होंगे इन व्हाट, द एक्सचेंज रेट. एक्सट्रीम मूवमेंट्स होंगे. दैट्स इट. तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह समझ में आ गया क्या? इधर इतना बता दो जरा कुछ. सो यहां पे एक्सचेंज रेट रेजिम्स दो मेन टाइप के, फ्लोटिंग और फिक्स्ड. फ्लोटिंग में दो बच्चे हैं. वो कौन से दो बच्चे हैं? एक है अपना फ्री फ्लोटिंग और दूसरा है मैनेज्ड फ्लोटिंग. यहां तक क्लियर है तो बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे यहां से.
चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे अभी। तो अपने को क्या पढ़ना है अभी ध्यान से देखना, एक नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट अपने को पढ़ने का है, ये कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ने का है। सो इसको एकदम आराम से ध्यान से पढ़ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, इधर बहुत बच्चे जो है ये कंफ्यूज हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके। सो अभी एकदम आराम से प्यार से ये वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, व्हाट इज दिस नॉमिनल एक्सचेंज रेट? तो हेडिंग क्या लिखा है, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ वन करेंसी विथ अनदर, मनी टू मनी एक्सचेंज, इसको बोलते हैं अपन व्हाट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। डालो इसको बॉडी के अंदर, डालो इसको बॉडी के अंदर। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, व्हाट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज वैल्यू ऑफ वन करेंसी विथ अनदर करेंसी is, my dear friends, called as what? Nominal exchange rate. Are we good? Good. अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। जैसे $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज। सो हम क्या करेंगे, वी विल गिव 83 रुपीज एंड वी विल बाय $1। समझ में आया आपको? Value of one currency for another. Very good. Let's go ahead from here. Now we talk about real exchange rate, and this is very important. Real exchange rate. वो क्या कहता है real exchange rate में? How many goods and services can be traded for goods for one good and services of another country? दूसरे कंट्री के एक गुड्स पाने के लिए हमें कितने हमारे गुड्स देने पड़ेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द रियल एक्सचेंज रेट। ध्यान से समझना, इधर अपन अज्यूम कर रहे हैं दैट देयर इज ओनली वन कमोडिटी, ठीक है ना। सो यहां पे देयर इज ओनली वन गुड, वी अज्यूम ओनली वन गुड। सो फोकस करने का यहां पे क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ट्रेडेड फॉर वन गुड ऑफ अनदर कंट्री। तो ध्यान से सुनना, पेन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन ने नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या देखा, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। क्या देखा अपन ने, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। बोलो यस, यस सर। सो इंडिया में व्हाट वी सी इज 1 पेन इज इक्वल टू ₹20। ठीक है, एक सेकेंड ना बच्चों, यस सॉरी, एक अर्जेंट कॉल था इसके लिए लिया, नहीं तो ओके। सो इंडिया में अपने को 1 पेन इज इक्वल टू हाउ मच, 20 रुपीज। हाउ मच, 20 रुपीज। बट यही अगर अपन देखें इन यूएसए 1 पेन इज इक्वल टू $1, तो वहां पे $1 में पेन मिल रहा है, अपने यहां पे 20 रुपए में पेन मिल रहा है। अब अपन पहले नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंडियंस के लिए बोलते हैं, तो अपन इंडियन है, तो अपने लिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होगा, अपने को देना है ₹1 डोमेस्टिक करेंसी और उसके बदले में आपको मिलेगी फॉरेन करेंसी। तो ₹1 इज इक्वल टू $0.0125। अगर अपन $1 इज इक्वल टू 80 मान के चल रहे तो समझा गया ये आपको। दिस इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट फॉर इंडियन। ध्यान में रखना, तू कौन सी करेंसी देगा, तू इंडियन है ना, तू कौन सी करेंसी देगा, तू कौन सी करेंसी देगा? तो सर मैं इंडियन करेंसी दूंगा। वेरी गुड।
तो 1 रुपया दूंगा तो मेरे को कितना डॉलर मिलेगा? पर 1 रुपये। ठीक है, सो इससे रियल एक्सचेंज रेट कैसे निकालेंगे? 1 पेन इज इक्वल टू 4 पेन्स। 1 पेन इन यूएसए is equal to 4 pence in India. We are Americans, so Americans will say in America 1 pen is equal to $1 and $1 is equal to 80 rupees. So when I have 1 pen with me, with that 1 pen I can have 4 pence in India. So for Americans the real exchange rate is 1 pen in America is equal to 4 pence in India. We are Americans, so Americans will say like that. Bolo aaya na? So when the Americans coming to India, उसके लिए exchange rate क्या होगा दोस्तों? उसका फॉर्मूला ये रहेगा, nominal exchange rate into domestic price divided by the foreign price. So when the American is coming to India, उसके लिए क्या होगा? It's just quote, उसको कोट करने का है बस, ऐसा समझने का. When the American is coming to India, he'll say that in America we have 1 pen is equal to $1 and $1 is equal to 80 rupees. तो उसके लिए इंडियन $1 को उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने का उसको, तो उसके लिए एक्सचेंज रेट क्या होगा? $1 इंटू 80 रुपीज बराबर उसका डोमेस्टिक प्राइस उसके गांव में क्या होगा? डोमेस्टिक प्राइस उसके गांव में डोमेस्टिक प्राइस डॉलर में है, इधर आएगा फॉरेन प्राइस, उसको क्या बनेगा? रुपीज में, और डिवाइडेड बाय इंडियन प्राइस दैट इज 20. तो ऐसा वो 4 पेन का आंसर आया. क्लियर है एकदम? उसके बाद यहां पे व्हेन इंडियंस आर गोइंग टू अमेरिका, दैट इज इंडियन गॉन टू अमेरिका. बाबा तुमच्या इकडे खूप महाग आहे, बाबा रे बाबा तुम्हारे इधर बहुत महंगा है, हमारे गांव में एक पेन 20 रुपए का मिलता, वो 20 रुपए का पेन मैं यहां लेके आऊं तो तुम्हारे गांव में तो मेरे को मात्र 1 क्वार्टर मिलता पेन का, 0.25. समझ में आया क्या? तो उस इंडियन को नॉमिनल एक्सचेंज रेट उसको उसका 20 रुपया डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 20 रुपए इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स? तो वो आ जाएगा अपना $0.0125. डोमेस्टिक प्राइस अपने गांव में वो 20 रुपए को मिलता डिवाइडेड बाय $1. सो ऐसा अपने को 0.25 पेन मिलता. समझ में आया क्या आपको? तो हाउ मेनी गुड्स ऑफ वन फॉर द अदर, इसको बोलते हैं अपन क्या? रियल एक्सचेंज रेट. समझ में आया आपको? तो ये उसका फॉर्मूला है. क्लियर है एकदम? यस सर. सो ये मालिक अपना यहां पे मामला खत्म हो जाता है, फॉर्मूला. सो रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू, आपको ध्यान में रखना है कि अपन कौन है और अपन कहां जा रहे हैं. इफ आई एम एन इंडियन गोइंग टू अमेरिका, तो मेरे लिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होगा? हाउ मच डॉलर्स आई विल गेट फॉर 1 रुपी ऑफ फॉरेन करेंसी मल्टीप्लाइड बाय द डोमेस्टिक प्राइस, दैट इज मेरे को इंडिया में कितने में मिलता है, तो मेरे को वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर नीचे डिवाइडेड बाय द फॉरेन प्राइस द डॉलर. समझ में आया आपको? यस सर. क्लियर एकदम? यस सर. अब यहां से आगे बढ़ते हैं और फिर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप समझिए बात एकदम सिंपल है दोस्तों. मार्केट में 2 लोग होने चाहिए, बराबर के नहीं? एक बायर्स होते हैं और एक सेलर्स होते हैं, बराबर है? तो यहां पे आप समझिए मार्केट में कौन कौन लोग होते हैं. तो मार्केट में आप समझिए, ये ध्यान से पढ़िएगा, कमर्शियल बैंक्स है मार्केट के अंदर, ब्रोकर है मार्केट के अंदर. तो ये कमर्शियल बैंक्स एंड ब्रोकर्स दे आर कॉल्ड एज व्हाट? द मार्केट मेकर्स. कौन है ये 2 प्लेयर है, कमर्शियल बैंक्स एंड ब्रोकरेज हाउसेस. ये मार्केट प्लेयर है. ध्यान से सुनना,
कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, ये ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेडिंग ऑपरेशंस करेंगे। ब्रोकरेज हाउसेस विल एक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कमीशन के बेसिस पे क्या करेंगे, करेंसी का बाय सेल करेंगे। तो हु आर द मार्केट मेकर्स, कमर्शियल बैंक्स एंड ब्रोकरेज हाउसेस। और ये लोग जो है ये क्या करेंगे, ये खुद अपना मार्केट में दे विल कम आउट विद देयर ओन प्राइसेस रे, दे विल कम आउट विद देयर ओन प्राइसेस एज वेल, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस। तो मार्केट के दो प्लेयर्स कौन से है बोलो, मार्केट के दो प्लेयर कौन से है बोलो, एक है कमर्शियल बैंक्स एंड दूसरे ब्रोकरेज हाउसेस। और क्या ये कमर्शियल बैंक्स और ब्रोकरेज हाउसेस क्या ये एक्टिवली प्राइस को इन्फ्लुएंस करेंगे, आंसर इज यस, बराबर, दे आर द मार्केट लाइफ, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज द मार्केट प्लेयर्स और द एक्टिव प्लेयर्स और मार्केट मेकर्स। क्या ये समझ में आया आपको, यस सर। अब उसके बाद देन वी हैव इज द पैसिव प्लेयर्स, पैसिव प्लेयर्स लाइक यू एंड मी, अस, जो हम लोग क्या करते हैं, इनसे कमर्शियल बैंक से या ब्रोकरेज हाउसेस से क्या करते हैं, हम लोग करेंसी खरीदते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, हम लोग पेमेंट कर सके, हम लोग फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स कर सके, हम लोग टूर पे जा सके, घूमने दूर विदेश में जाए तो उधर का करेंसी लगेगा ना अपने को, तो उसके लिए लेके चलेगा। स्पेकुलेशन, हेजिंग, मतलब अपन पैसिव प्लेयर है, वी डू नॉट एक्टिवली इन्फ्लुएंस द मार्केट, वी डू नॉट एक्टिवली इन्फ्लुएंस द मार्केट। समझ में आया क्या आपको, यस सर। तो ऐसे करके दो प्लेयर्स है मार्केट के, कमर्शियल बैंक्स एंड ब्रोकरेज हाउसेस जो मार्केट मेकर्स है, एक्टिव प्लेयर्स है, एंड देन वी द डिफरेंट प्लेयर्स जो अपने को इन्वेस्टमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए अपने को पैसा लगता है, वी आर द पैसिव प्लेयर्स। समझा बात को। और फिर जब ये दोनों आएंगे साथ में तो ये ट्रांजैक्ट करेंगे बाय और सेल, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक डिमांड करेगा और एक सप्लाई करेगा, सिंपल है कि नहीं, यस सर। अब इसके अंदर बच्चों दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये। दो टाइप के ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, एक स्पॉट मार्केट पे होता है जो अब भी के अब भी तुम इंडियन रुपीस दो और तुम फॉरेन करेंसी लो, खत्म, ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड, इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। समझा क्या बात को। देन देयर इज व्हाट, फ्यूचर ट्रांजैक्शन। आज डिसाइड करेंगे कि मुझे फ्यूचर में इतने डॉलर खरीदना है और फ्यूचर के रेट पे जो भी रेट रहेगा वो आज ही भाव हम लोग डिसाइड करेंगे। मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल समझाता हूं, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इसको ध्यान से डिटेल में पढ़ेंगे। स्पॉट ट्रांजैक्शन, $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज, इमीडिएट बाय एंड सेल, बात खत्म करो। बोलो ये समझा क्या आपको। $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज, इमीडिएट बाय एंड सेल, इमीडिएट बाय एंड सेल, समझा गया। तो ये खत्म हो गया स्पॉट ट्रांजैक्शन। अब फ्यूचर में क्या होगा, ध्यान से सुनना। फ्यूचर ट्रांजैक्शन मान के चलो 20 जुलाई को हम एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि मैं 20 अगस्त को $1000 लूंगा एट 85 रुपीज। सो ये 85 कौन सा रेट हो गया, सो दिस 85 इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। ये 85 क्या हुआ, 85 इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। समझ में आया आपको। सो अब यहां पे क्या हो जाएगा, हमने डिसाइड करा 20 तारीख को 85 के भाव पे खरीदने का है। अब वो दिन आया, दैट इज फॉरवर्ड का स्पॉट, मतलब 20 अगस्त पे भाव कुछ भी हो सकता है। 20 अगस्त पे भाव 84 हो सकता है या 86 हो सकता है, बराबर है कि नहीं।
बट अपने को खरीदने का है 85 पे। तो आप समझिए बात को, अगर मैं खरीद रहा हूं 85 के भाव पे अग्री कर लिया था, बट मार्केट में 84 रुपीज चालू है, तो हम कहेंगे कि सर हमने 1 रुपए का प्रीमियम दिया है। क्या किया हमने? 1 रुपए का हमने प्रीमियम दिया है। क्लियर है एकदम। बट अगर यही मार्केट में रेट 86 चल रहा है, मैं तो बाय 85 में ही करूंगा, तो हम क्या कहेंगे कि सर हमने 1 रुपए के डिस्काउंट पे हमने वो करेंसी खरीदी है। ये फॉरवर्ड का स्पॉट, मतलब फ्यूचर में ये एक्चुअल रेट है, एंड दिस इज द अग्रीड रेट। तो अग्रीड रेट और फ्यूचर का रेट में डिफरेंस हो सकता है ना, कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। अगर फ्यूचर का रेट अग्रीड रेट से कम है तो हम कहेंगे हमने प्रीमियम पे खरीदी किया है, और फ्यूचर का स्पॉट ज्यादा है एज कंपेयर टू द अग्रीड, तो हम कहेंगे हमने 1 रुपए के डिस्काउंट पे खरीदा है। क्लियर है एकदम? यस। सो ये कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो गया। डन। नाउ अब एक्सचेंज रेट कम ज्यादा क्यों हो सकता है? तो भाई अपन ने देखा बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ व्हाट? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस ऑफ व्हाट? डिमांड एंड सप्लाई। तो हम डिमांड क्यों करते हैं? टेक्निकली जिस चीज के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए उस चीज के लिए अपन डिमांड करेंगे। जैसे अपने को बाहर से गुड्स खरीदना है, अपन ने इंडिया से, मतलब क्या, अपन को एक यूनिलैटरल ट्रांसफर करना है, बाहर वालों को, हम लोग को गिफ्ट्स, अवार्ड, ग्रांट, डोनेशन, एंडाउमेंट्स देना है, आपको इन्वेस्टमेंट करने का है, बराबर है कि नहीं? परचेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ओपन अ फॉरेन बैंक अकाउंट, डायरेक्ट ओनरशिप। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? वी डिजायर टू हैव व्हाट? फॉरेन करेंसी। डिमांड इसके लिए करते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स को खरीदना है, अपने बच्चों को फॉरेन में पैसे भेजने का है, बराबर है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट, इनकम, पेमेंट्स अब्रॉड। एप्पल ने मुंबई में बिजनेस क्या करा? चालू किया। एप्पल ने इनकम जनरेट करी। अब वो एप्पल क्या करेगा? यूएस में वापस से मुंबई से कमाया हुआ पैसा वापस भेज देगा। फाइनेंशियल एसेट, फॉरेन बैंक, इसके लिए। और सप्लाई साइड में बस उल्टा, ऑपोजिट। तो एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होगा? डिमांड एंड सप्लाई, एंड दिस विल बी व्हाट? द इक्विलिब्रियम रेट। खत्म। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन हो सकता है क्या? अगर $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, और कल चल के अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज हो गया, तो रुपी अप्रिशिएट होगा। एंड अगर $1 इज इक्वल टू 80 के जगह 90 हो गया, तो रुपी क्या हो गया? डिप्रिशिएट हो गया। समझ में आया? यस सर। फिर ये अपना नॉर्मल डिमांड सप्लाई का, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई, तो रेट पे क्या इंपैक्ट आएगा? ओके, अभी आपको ये वाला समझ में आ गया ना, अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन कब होता है? व्हेन इट इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन कब होता है? when there is demand and supply। बट अभी डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ये कब होता है? जब एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होता है, तब उस समय पे डिवैल्यू या रिवैल्यू होता है। मतलब अगर एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है, $1 इज इक्वल टू 30, बट अगर अब अपन बोलेंगे कि फिक्स एक्सचेंज रेट इज नाउ $1 इज इक्वल टू 35, तो अपन ने रुपी को क्या किया? डिवैल्यूएट किया। रुपी का भाव अपन ने कम कर दिया, तो अपन क्या बोलेंगे? रुपी डिवैल्यू कर दिया, ताकि अब हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाए? चीपर हो जाए। बट ऑन दी अदर हैंड, जब हमने $1 इज इक्वल टू ₹25 कर दिया, तो रुपी को हमने रिवैल्यू किया, हमने उसका भाव बढ़ाया, अब अपने एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे एक्सपेंसिव। समझ में आया आपको? सो ऐसा ये डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन वर्सेस अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, काफी आसान है। इंपैक्ट, ओके, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, इंपैक्ट के बारे में। बस यही बचता है, फिर ये काफी इजी है, ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है?
व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी? अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपने इकोनॉमी पे क्या परिणाम होगा उसकी बात करेंगे. फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट कंट्रीज ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड. हम सब जानते हैं कि जैसे अगर क्या हो जाएगा कि अगर अपना रुपी स्ट्रांग हो गया तो अपने एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे. बट अगर अपना रुपी वीक हो गया तो अपने एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे. इसीलिए आज जब आप देखते हो कि रुपी वीक है तो बाहर के जो लोग हैं उनको इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते लगते हैं और अपने को बाहर के प्रोडक्ट्स क्या लगते हैं? एक्सपेंसिव लगते हैं. पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहां पे, फोकस करना. ये एक्सप्लेनेशन इधर इस पॉइंट का है, यहां पे फोकस करना. इंडियन विल एक्सपोर्ट 8,000 के गुड्स और क्या हो जाएगा? आप पहले ये टेक्स्ट पढ़ो फिर मैं आपको समझाता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है. Fluctuations in exchange rate affect the economy by changing the relative prices of domestically produced and foreign produced goods and services. All else equal, appreciation of country's currency raises the relative price of its exports and lowers the relative price of imports. अपना अगर प्राइस अप्रिशिएट होता है, मतलब अपना रुपया अगर स्ट्रांग होता है तो अपने एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे लोगों के लिए और इंपोर्ट्स जो है वो क्या हो जाएंगे? अपने को सस्ते हो जाएंगे. एग्जाम्पल को देखो, इंडियन जो है क्या हो जाएगा? उसको एक्सपोर्ट करता है और उसको $100 देने हैं, बराबर है. अब क्या हो जाता है, जब रेट $1 इज इक्वल टू 80 था तब उसने 8,000 का माल इस अमेरिकन को बेचा. अमेरिकन सोचता है वेरी गुड, मेरे को मात्र $100 देने के हैं. अब जिस दिन वो पेमेंट करने के लिए गया क्या हुआ? $1 हो गया 75 रुपीज का. उसको पे तो 8,000 रुपए ही करना है ना उसको, इंडियन को. तो अब उसके चक्कर में अब उसको कितना पे करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ $100 नाउ ही हैज टू पे $107. यहां पे क्या हो गया? इधर हो गया रुपी स्ट्रॉन्ग या रुपी हो गया अप्रिशिएट. समझ में आएगा आपको? सो अमेरिकन को वो गुड्स हो गए एक्सपेंसिव. ऑन द अदर हैंड, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, $100 का चीज अपन ने इंपोर्ट किया तो अपने को पता था अपने को 8,000 रुपए देने हैं और उसको तो $100 ही देना है ना अपने को. तो जिस दिन पेमेंट करने की बात आई तो $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज हो गया. तो अब अपने को उसको 7,500 रुपए ही देने. तो अपने लिए तो ऑटोमेटिकली सस्ता हो गया क्योंकि उसको तो $100 ही मिल रहे ना. बट अपने को $100 की जगह पहले उसको 8,000 रुपए देने पड़ते थे, आज देने पड़ रहे 7,500. क्लियर है एकदम? यस. सो दिस इज व्हाट वी स्पीक अबाउट द सेकेंड पॉइंट. क्लियर है एकदम? यस सर. नाउ exchange rate affects the economic activity in the domestic economy. तो how does it affect the, क्या बोलते हैं उसको, डोमेस्टिक इकोनॉमी? जब क्या होता है, इंडियन वो एक्सपोर्ट करता है $1 इज इक्वल टू 80 और वो डिप्रिशिएट होता है $1 इज इक्वल टू 85, तो अमेरिकन के लिए ये गुड्स क्या हो जाएंगे? चीपर हो जाएंगे. अब उसको $100 के जगह अब उसको रुपी डिप्रिशिएट होने के वजह से उसको मात्र कितने पैसे देने पड़ेंगे? $94 देने पड़ेंगे. तो इससे क्या हो जाएगा? इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. सो देयर विल बी डिमांड मोर ऑफ व्हाट? इंडियन गुड्स. समझ में आएगा आपको? जब रुपी डिप्रिशिएट होगा अमेरिकन को इंडियन प्रोडक्ट्स सब सस्ते मिलेंगे, इसीलिए वो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को डिमांड करेंगे एंड दिस विल अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी. और अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी एंड दिस विल हैव अ एक्सपांशनरी इफेक्ट इन द कंट्री. अच्छे दिन आएंगे. समझा क्या बात को? क्लियर है एकदम? यस सर.
ऑन दी अदर हैंड क्या हो जाएगा, अपन जब इंपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने लिए इंपोर्टेड गुड्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। अब अपने लिए इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपने को फायदा होगा। पूछो कैसे? जब इंपोर्टेड गुड्स अपने लिए महंगे हो जाएंगे तो हम विदेशी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम देशी इस्तेमाल करेंगे, मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। सो आप समझिए ना इंडिया में कितना बढ़िया चीज हो जाएगा। एक तो इंडियन प्रोडक्ट्स आर बीइंग डिमांडेड बाय फॉरेनर्स बिकॉज इंडियन प्रोडक्ट्स आर चीप, फॉरेन प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव टू अस, देयरफॉर इंडियंस आर डिमांडिंग इंडियन प्रोडक्ट्स ओनली। तो भाई इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड ही डिमांड हो रही है, मजा ही आ गया एकदम। तो इसीलिए अपने लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है। समझ में आया आपको? यस सर। ओके, सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट, हाउ इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी। बराबर। सो फॉर एन इकोनॉमी वेयर एक्सपोर्ट्स आर सिग्निफिकेंटली हाई, depreciated currency would mean a lot of gain, क्योंकि in addition if exports originate from labor intensive industries, increased export prices will have a positive effect on the employment and the wages. क्लियर है? क्योंकि लेबर इंटेंसिव है तो लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा, इनकम ज्यादा मिलेगी, मजे हो जाएंगे। Depreciation is also likely to add to consumer price inflation in the short run because imported consumer goods and also increased demand, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी ऐसा। सो क्या है, डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीजेस, डिमांड इन फॉरेन मार्केट इंक्रीजेस, देयरफॉर एग्रीगेट डिमांड व्हाट इंक्रीजेस एंड दिस रिजल्ट्स इनटू व्हाट, इन्फ्लेशन। समझा क्या बात को? यस सर। ओके, द फिस्कल हेल्थ विल हैव द इंपैक्ट इफ इट डेप्रिशिएट्स। अब जैसे क्या होगा, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, सो लोग क्या हो जाएंगे, इफ द करेंसी डेप्रिशिएट्स इंपोर्ट्स आर एक्सपेंसिव। तो अगर अपन इंपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स अपने कम हो रहे तो क्या हो जाएगा, पेएबल विल बी मोर देन व्हाट रिसीवेबल एंड देयर विल बी डेफिसिट। या तो पेएबल्स विल बी व्हाट लेस एंड रिसीवेबल्स, तो इट विल बी सरप्लस। सो ऐसा अपने इंपैक्ट होएगा। लोग फॉरेन करेंसी में लोन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना रीपे करना पड़ेगा वो इंपैक्ट होगा। आज अपन ने $1000 लिया है, $1000 का भाव हो गया कितना, 80 रुपीज से, सो इट विल बी व्हाट 80,000 रुपीज। बट जब रीपे करते समय 85 हो गया तो रीपे अपने को 8,500 करना पड़ेगा या 85,000। ऐसा समझ में आया आपको? सो फॉर कंट्रीज हैविंग फॉरेन करेंसी डेट तो इंटरेस्ट का पेमेंट ज्यादा हो जाएगा। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज मोर डिफिकल्ट, मतलब देयर इज व्हाट unpredictability, there is unpredictability, investments across international boundaries, exchange rates have assumed special significance। तो जहां अगर किसी कंट्री का एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है, 10 बार सोचते हैं। ठीक है, दे विल बी व्हाट कॉशियस बिफोर इन्वेस्टिंग। ये वाला आप रीड कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड अप्रिसिएशन का क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट इफेक्ट्स है। बराबर। ये ऊपर जो हमने बात करी ये किसके बातें हमने करी, सो अगर यहां पे डेप्रिसिएट होता है तो क्या होगा, एंड जब अप्रिशिएट होगा तो ये इसका इधर ऑपोजिट पूरा लिखा हुआ है यहां पे। अगर अप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे अपने और इंपोर्ट्स अपने लिए सस्ते हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अपने लिए इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और एक्सपोर्ट्स अपने कम हो जाएंगे। अप्रिसिएशन हो जाता है तो रिसेशनरी फेज आ जाता है। बराबर। रिडक्शन, अप्रिसिएशन में कॉस्ट रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, डेप्रिसिएशन में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, अप्रिसिएशन में इन्फ्लेशन कम होगा। बराबर है कि नहीं? इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट प्राइसेस, अपना कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो जाता है, एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज एक्सपेंसिव हो जाते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स। एडवर्सली मतलब नेगेटिवली अफेक्टेड। इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स एंड डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स विल रिजल्ट इनटू व्हाट, लार्जर डेफिसिट। इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, सरप्लस की जगह डेफिसिट हो जाएगा। बराबर है। एंड देयर विल बी लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, तो ऐसा उल्टा हो जाएगा। क्लियर है एकदम? यस सर। सो ये रहा अपना कौन सा यूनिट, यूनिट नंबर
4। ये क्या हुआ, लेक्चर एंड हो गया क्या? चालू है ना? चालू है। हाँ, तो ये क्या हुआ, इसको यूनिट नंबर 4। तो एक बार क्विकली हम लोग क्या पढ़े थे आपको रिकैप करा देते हैं, मतलब मैराथन में रिवीजन में फास्ट ट्रैक में क्या हो रहा है भाई, मजा आ गया। तो एक्सचेंज रेट, जब कोई भी हमारा फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए हम लोग को लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। क्लियर है एकदम? यस। फिर एक्सचेंज रेट रेजिम्स दो टाइप के, एक फ्लोटिंग और एक है फिक्स्ड। फ्लोटिंग में दो, फ्री फ्लोटिंग एंड मैनेज्ड, बराबर है। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने देखे। फिर उसके बाद नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट की बात करी। नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब वन करेंसी फॉर अनदर करेंसी। रियल एक्सचेंज रेट मतलब क्या बोला अपन ने, हाउ मेनी गुड्स फॉर द गुड्स ऑफ अनदर, बराबर। फिर उसके बाद हम लोग ने बात करें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसमें एक कौन होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं और एक पैसिव प्लेयर्स होते हैं। मार्केट मेकर्स फॉरेन करेंसी के वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं, पैसिव प्लेयर्स नहीं कर सकते। पैसिव प्लेयर्स इनसे बस क्या करते हैं, बाय करते हैं। इस डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक ऑन द स्पॉट और एक फ्यूचर। ऑन द स्पॉट मतलब तुरंत बाय और सेल। फ्यूचर में मतलब आज अग्री करेंगे कि फ्यूचर में हम लोग इतने रेट पे खरीदी करेंगे। वो फ्यूचर का रेट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर फ्यूचर का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अग्रीड, तो हम कहेंगे कि हमने क्या करा है, हमने डिस्काउंट पे खरीदा है। बट अगर फ्यूचर का रेट कम है एज कंपेयर टू अग्रीड, तो हमने प्रीमियम पे खरीदा है, ऐसा बोलेंगे। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, और फिर ये हमने उसका इंपैक्ट के बारे में बात करी। क्लियर है एकदम? यस सर, वेरी गुड। सो यहां पे दोस्तों हम लोगों ने फिनिश कर दिया है एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग यूनिट, जो था कौन सा अपना, एक्सचेंज रेट के बारे में। कॉन्फिडेंस आ रहा है इसके ऊपर? चलो बोलो कुछ। देखो बच्चों, बहुत मेहनत ले रहे हैं अपन, ये कॉन्सेप्ट है ना बहुत ट्रिकी और डिफिकल्ट है, बहुत बच्चे इसको भूलते हैं, तो अपने को ये भूलना नहीं है, ठीक है? यस। So see you guys now tomorrow with the last unit, chapter number 5। फिर उसके बाद ये अपना जो है खत्म हो जाएगा। काफी इजी टॉपिक है ये भी, मजा आ जाएगा इसमें भी। ओके, सो कल इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या आपको बच्चों कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? यस सर। चलो, तो सी यू टुमारो विद द लास्ट यूनिट एंड देन विल बी डन विद द मैराथन एंड यू गाइस विल बी फ्री टू स्टडी एट योर ओन पेस। फिर क्या हो जाएगा, आपका 31st को एक फुल सिलेबस का टेस्ट रखेंगे, ठीक है ना? मैं टेस्ट पेपर शेयर करूंगा, मैं आपको कल उसके बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगा, राइट? चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।